तो हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने देखा है न्यूज़ में मोदी जी ने बोला है कि इंडियंस शुड रिड्यूस देयर ऑब्सेशन विद गोल्ड। ठीक है, तो हम जब ये सारी न्यूज़ सुनते हैं कि मोदी जी ने बेसिकली ये बोला है देश के लोगों के लिए, देन वन क्वेश्चन दैट बेसिकली अराइजेस दैट व्हाई वुड अ गवर्नमेंट केयर दैट व्हाट पीपल आर बाइंग। मतलब ये चीज़ सोच के देखो कि क्यों देश का प्रधानमंत्री आपसे हम लोगों से सबसे बोल रहा है आके कि हम लोग जो हमारा गोल्ड का ऑब्सेशन है वो कम करें। एंड मैं कहीं भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि यस, इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इन इंडिया इज बेसिकली ट्रीटेड एज मोर देन जस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गोल्ड को हम लोग यूज़ करते हैं वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, हमारे फैमिली ट्रेडिशंस में। गोल्ड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट, आई वुड से एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है हमारे सोशल स्टेटस के लिए। देन वी ट्रीट गोल्ड एज समथिंग कॉल्ड इमोशनल सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है, एंड फॉर मैनी इंडियंस गोल्ड फील सेफर देन स्टॉक्स, बैंक्स, इकोनॉमी, रियल इस्टेट। मतलब कल को आप अपने पेरेंट्स को अगर ये बोलते हो कि मम्मी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि या मैं कहीं पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं कि रियल एस्टेट आपको रिटर्न्स दे पाए या ना दे पाए, स्टॉक्स कहीं क्रैश ना हो जाए। सो वी आर डीपली रूटेड इन अ वे दैट वी फील गोल्ड इज मच सेफर देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द रियल स्टोरी बिहाइंड गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज नॉट जस्ट अ ज्वेलरी एनीमोर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज गोल्ड इज कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स, हमारी नेशनल वेल्थ, हमारा करेंसी फ्लो, हमारी जियोपॉलिटिकल पावर और तो और ग्लोबल ट्रेड। सो डू यू still think कि gold is just a jewelry? Well, the answer is no, it is not. Gold is connected to all the items that you see on the screen right now. So talking about the core narrative of the video, इस पूरे वीडियो के दौरान हम ये चीज़ फील करेंगे कि इंडिया का जो गोल्ड ऑब्सेशन है इज टाइड टू एक डीपर इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि वाई इंडियंस इमोशनली ट्रस्ट गोल्ड, कैसे एक गोल्ड जो एक मेटल होता है इट इम्पैक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी। देन वी हैव कि गोल्ड का जो ग्लोबल मार्केट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट क्यों केयर करती है अबाउट गोल्ड इम्पोर्ट्स कि हमारे देश में कितना गोल्ड इम्पोर्ट हो रहा है, तो व्हाई डज द गवर्नमेंट केयर, एंड लास्टली व्हाट दिस मीन्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई इंडियन ट्रस्ट गोल्ड सो डीपली। मतलब हम इतना क्यों ट्रस्ट करते हैं गोल्ड को, एंड द आंसर इज दैट इंडिया रिलेशनशिप विद गोल्ड इज इमोशनल। गोल्ड कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग विच इज फाइनेंशियल, बट इट इज समथिंग एंड आई वुड से वेरी डीपली इमोशनल थिंग फॉर अस इंडियंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, गोल्ड इज बेसिकली, गोल्ड गिव्स अस सेफ्टी, इट्स गुड फॉर सर्वाइवल, इट्स सॉर्ट ऑफ अ समथिंग which gives us protection, it's like it provides us stability, it gives us social status. So आप समझ पा रहे हैं कि क्यों इंडियंस जो हैं बेसिकली वी ट्रस्ट गोल्ड so much, because gold is linked to all these things which are some, I would say, some major contributors to our social status and for our, I would say, हमारी इमोशनल वेलबींग। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी फाइनेंशियल वेलबींग, मैं कहूँगा हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए गोल्ड जो है एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम इस चीज़ में बात करना चाहें कि व्हाट आर सम ऑफ द हिस्टोरिकल रीजंस बिहाइंड गोल्ड ट्रस्ट, सो आई वुड से कि हमारी जो ओल्डर जनरेशन थी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि उन्होंने फील करा है इन्फ्लेशन, उन्होंने बहुत देखा है, उन्होंने काफ़ी कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ देखी हैं, जैसे कि पार्टीशन हुआ है या फिर कुछ वॉर्स हुए हैं, वो सब उन्होंने देखे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा वीक फाइनेंशियल सिस्टम्स देखे हैं, और तो और उनके टाइम पे आई वुड से बहुत कम ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स होते थे जो बेसिकली लोगों को पता थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के होते हुए और इन सारी चीज़ों को जो हमारी ओल्डर जनरेशन ने फील करा है, एंड दैट इज़ सम ऑफ, आई वुड से, द रीजंस कि इंडियंस, एज इंडियंस वी ट्रस्ट गोल्ड सो मच। तो बेसिकली गोल्ड क्या होता है इंडियन कल्चर में, तो मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड इज सीन एज
इट इज़ सीन एज अ इमरजेंसी मनी, कि कभी भी हमारे फैमिलीज़ में कुछ भी हो जाता है, जैसे कुछ सडन मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं या कभी कुछ भी मतलब इमरजेंसी हमारी फैमिली में आ जाती है, तो वी एज इंडियंस ऑलवेज रन टूवर्ड्स गोल्ड, कि गोल्ड को गिरवी रख दो। हमने काफ़ी बार मूवीज़ में भी देखा है कि गोल्ड इज समथिंग विच इज़ एन इमरजेंसी मनी फॉर अस, इट गिव्स अस आवर फैमिली सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एज वेल, ठीक है। और तो और हमने देखा है कि वेडिंग का जो हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारी वेडिंग्स होती है, वी यूज़ गोल्ड सो मच इन दोज वेडिंग्स। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि एक इस तरीके का मेटल होता है, इसे एक इस तरीके का प्रोडक्ट होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। जैसे मदर इन लॉज अपनी बहुओं को बेसिकली गोल्ड प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली आई वुड से इट्स अ वेडिंग एसेट, मैं उसकी तरीके से बताना चाहूँगा। देन ऑफ कोर्स गोल्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हम देखते हैं कि जिस फैमिली के पास ज़्यादा गोल्ड है, ज़्यादा गोल्ड वो लोग अक्यूमुलेट करते हैं, तो इट्स अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ financial well-being of that particular family. And of course, as I already mentioned, that gold is somewhat, it's seen as it's somewhat which protects the future. तो हम जब भी देखते हैं कि गोल्ड की डिमांड राइज कब होती है, गोल्ड की डिमांड राइज तब होती है जब कुछ भी वेडिंग्स होते हैं, कुछ भी फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर कुछ अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमी स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो जनरली पीपल दे रश टूवर्ड्स गोल्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ गोल्ड। सो हम ये चीज़ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई पीपल इमोशनली ट्रस्ट गोल्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसके दो रीजंस हैं। पहला है कि हम इमोशनली इसको ट्रस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज इट गिव्स अस अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल कंफर्ट, ठीक है। एंड इमोशनल कंफर्ट वो क्यों होता है, देखो, और जितने भी एसेट्स होते हैं, ठीक है, व्हाट दे लैक इज कि हमें एक फिजिकल ओनरशिप फील नहीं होती। गोल्ड को आप टच कर सकते हो, यू कैन फील गोल्ड, यू कैन फील कि देयर इज समथिंग विच गिव्स मी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है, एंड इट फील्स परमानेंट, इट्स अ टेंजिबल एसेट, ठीक है। हम उसे देख सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मुझे लगता है गोल्ड हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड फिर उसके अलावा जो सेकंड रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होते हैं कुछ फियर फैक्टर्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाते हैं, हमारी करेंसी वीकन, बेसिकली हम देख ही रहेंगे हमारी करेंसी अभी वीक है और होती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि बिजनेस भी फेल हो जाते हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं। तो हम इंडियंस का बेसिकली जो इमोशनल ट्रस्ट है गोल्ड के ऊपर, वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से है। एक इमोशनल कंफर्ट होता है और कुछ फियर फैक्टर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलके जो होता है कि इंडियंस का इमोशनल ट्रस्ट गोल्ड पे बहुत बढ़ जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि गोल्ड इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। गोल्ड को आप ये नहीं बोल सकते कि गोल्ड एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दैट एंटायर सोसाइटी डिपेंड्स too heavy on a non-productive asset for financial safety। तो गोल्ड को मैं इसमें नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको लेटर स्लाइड्स में बताऊंगा। बट दिस इज द प्रॉब्लम दैट द एंटायर सोसाइटी इज डिपेंडेंट टू हैवी ऑन गोल्ड, ठीक है, फॉर वेल्थ क्रिएशन, फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी। मतलब हमने गोल्ड को एक तरीके से ये समझ लिया है कि फाइनेंशियल सेफ्टी हमें गोल्ड से ही मिल सकती है। एंड पूरे का पूरा इंडियंस जो हमारा माइंडसेट है, इट्स मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड, या बेसिकली वी ट्रस्ट गोल्ड सो मच। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि गोल्ड इज बिगर देन पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। तो जब भी हम इंडियंस गोल्ड बाय करते हैं, ये यूजुअली इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। इंडिया के पास इतना गोल्ड है नहीं जितना इंडिया कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए कि जब भी एक पूरा देश गोल्ड के पीछे इतना ऑब्सेस्ड है, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा हमारे देश का बाहर जा रहा है। और जब भी हम गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग इन इंडियन रुपीज, वी आर पेइंग इट इन यूएस डॉलर्स। तो हम जो भी गोल्ड हम बाय कर रहे हैं, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसका पेमेंट यूएस डॉलर्स में कर रहे हैं और इंडिया का पैसा सारा बाहर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी चीज़ आपके लिए क्लियर होती जा रही है। तो मैं बात करूँगा कि वाई गवर्नमेंट्स वरी अबाउट गोल्ड इम्पोर्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा गोल्ड हमारे देश में इंपोर्ट होगा, उतना ज़्यादा मनी हमारे देश से बाहर जाएगा। एंड दिस बेसिकली क्रिएट्स प्रेशर ऑन
फॉरेन करेंसी, जो भी हमारे देश के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, इंडियन रुपी पे प्रेशर पड़ता है, हमारे जो ट्रेड बैलेंस होते हैं उन पे फ़र्क पड़ता है, और ओवरऑल क्योंकि इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है तो ऑब्वियसली हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी इस चीज़ का फ़र्क हो रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ी कहीं ना कहीं पिक्चर आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही होगी कि गोल्ड का बेसिकली गेम क्या है। तो इससे गाइस क्या हो रहा है कि इससे एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो इंडिया है इट इज़ बाइंग मोर फ्रॉम द वर्ल्ड, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं जितना हम बाहर सेल कर पा रहे हैं, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे देश पर एक दबाव पड़ता है, उससे एक ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है कि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा करे जा रहे हैं बट हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। बट अगर आप ये चीज़ आप चाइना जैसी एक डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बट वी एज इंडियंस हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा इंडिया गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है और धड़ल्ले से इंपोर्ट कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, एंड गोल्ड इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। एंड ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है गवर्नमेंट के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों को अपना गोल्ड का ऑब्सेशन अब कम करना चाहिए। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि इसका एक रियल इकोनॉमिक कंसर्न क्या है, ठीक है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जब इंडिया इंपोर्ट करता है गोल्ड को ह्यूज क्वांटिटीज़ में, तो व्हाट आर वी यूजिंग इट फॉर, ठीक है। हम गोल्ड को यूज़ नहीं कर रहे कुछ फैक्ट्रीज़ बनाने में, या हम गोल्ड से कुछ नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, या फिर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। हम गोल्ड को इंपोर्ट करके बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम उसको ज्वेलरी बना रहे हैं, हम उसको लॉकर्स में रख रहे हैं, हम उसको अपने घर पे आगे स्टोरेज कर रहे हैं, हम अपनी वेल्थ प्रिजर्व कर रहे हैं। देखो क्या डिफरेंस होता है वेल्थ क्रिएशन में और वेल्थ प्रिजर्व करने में। गोल्ड आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा है सच, ठीक है। गोल्ड इज यूज एज प्रिजर्विंग योर वेल्थ, कि जितना हमारे पास है मैं उसको प्रिजर्व कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक प्रिजर्व करने का टूल होता है गोल्ड, इट्स नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन। एंड दिस इज द रियल इकोनॉमिक कंसर्न कि आप किसी भी देश से अगर आप कंपेयर करोगे अपने इंडिया को, तो वो लोग जो भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसका क्या यूज़ कर रहे हैं कि वो या फिर तो उनसे फैक्ट्रीज बना रहे हैं, या उनसे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। बट वी एज इंडियंस वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दोज थिंग्स। तो बात करते हैं कि प्रोडक्टिव एसेट्स और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स की। तो प्रोडक्टिव एसेट्स बेसिकली कौन से होते हैं, जिनसे इकोनॉमी को हेल्प होती है, जिससे देश की आम जनता को हेल्प होती है। तो वी हैव बिजनेसेस, वी हैव फैक्ट्रीज, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन देयर आर पर्सनल स्किल्स एज वेल। तो इन सारी चीज़ों से जॉब्स क्रिएट होते हैं, इकोनॉमी हमारी बेसिकली स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे देश के, जैसे कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ हमारी सर्विसेज हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी को हेल्प होगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं, जैसे कि गोल्ड इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट, ठीक है। इट इज़ नॉट बेसिकली हेल्पिंग पीपल गेट जॉब्स, इट इज़ नॉट हेल्पिंग द इकोनॉमी इन बेसिकली क्रिएटिंग सम एसेट्स जिसको हम, या प्रोडक्ट जिसको हम बाहर सेल कर पाएँ, ठीक है। सो गोल्ड इज टर्म्ड एज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। देन वी हैव लाइक, बिकॉज गोल्ड को हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं, so again that is also a non-productive asset. Then we have stored bullion. तो stored bullion से मेरा मतलब क्या है कि गोल्ड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि गोल्ड को मैं आज खरीद लेता हूँ, मैं स्टोर कर लेता हूँ, और फ्यूचर में कभी कोई इसका ज़्यादा प्राइस पे करेगा तब मेरे को थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। किसको फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का डिफरेंस प्रोडक्टिव एसेट्स और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स का। प्रोडक्टिव एसेट्स सिर्फ आपको पर्सनली हेल्प कर रहे हैं, आपके पर्सनल फाइनेंस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी प्रिजर्व करने में, उसको वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा है, बट आपकी जो मौजूदा जो आपकी वेल्थ है वो उसको प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट की नज़रों से आप देखोगे देन व्हाट इज़ अ प्रोडक्टिव एसेट, देन व्हाट इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। तो गोल्ड प्राइसेस आर नॉट कंट्रोल्ड ओनली बाय इंडिया, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारे इंडियंस हम ये अज्यूम करते हैं कि गोल्ड प्राइसेस डिपेंड ओनली ऑन इंडियन डिमांड, बट इन रियलिटी आई वुड से ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस आर हेविली इन्फ्लुएंस। मैं इस चीज़ को स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हेविली इन्फ्लुएंस बाय लंदन बुलियन मार्केट, वी हैव न्यूयॉर्क कमोडिटी मार्केट्स, वी हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि गोल्ड का जो प्राइस है वो बेसिकली इंडिया की डिमांड के ऊपर तो इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रहा उसका, ठीक है। वो बाहरी बार सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब लंदन का मार्केट देख लो, अब न्यूयॉर्क का कमोडिटी मार्केट है वो देख लो, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यही बेसिकली गोल्ड के प्राइस को जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। नाउ यू सी द होल गेम कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली बाहरी डिसाइड हो रही है कहीं पर।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग इज नॉट फिजिकल गोल्ड। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ग्लोबली ट्रेडिंग होती है गोल्ड के ऊपर, वो फिजिकल गोल्ड के लिए बारे में नहीं होती या फिजिकल गोल्ड को यूज करके नहीं होती है, ठीक है। वो यूज होती है पेपर गोल्ड से, ठीक है। तो मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ ट्रेड होती है, उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड्स होते हैं, उसमें ईटीएफ्स, उसमें डिजिटल गोल्ड क्लेम्स या फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को कहते हैं पेपर गोल्ड। और इस चीज़ पर लोगों का ग्लोबली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बिकॉज आपको अगर एक लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड को ट्रेड करना है, तो डू यू थिंक कि मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड होल्ड करूँगा तो मतलब कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो जाएंगी, वो चोरी हो सकता है, जो बंदा उसको होल्ड कर सकता है बिकॉज उसको लोग मार सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें जो बेसिकली हो सकती हैं अगर इतना ज़्यादा गोल्ड को कोई बंदा ट्रेड करे, क्योंकि उसकी स्टोरेज के लिए अब कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, राइट। बट इफ़ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड, दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड यूज्ड एज अ पेपर गोल्ड, ठीक है। पेपर में लिखा हुआ है कि हाँ ये जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो लाखों करोड़ों में है। तो डू यू थिंक अ पीस ऑफ पेपर इज मच ईजियर देन ट्रेडिंग लार्ज चंक्स ऑफ गोल्ड? एंड दैट इज व्हाट बेसिकली द होल गेम है। इसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा पेपर गोल्ड यूज़ हो रहा है, बट हम इंडियन स्टिक हो रहे हैं कि सिर्फ हम गोल्ड को बाय करें और हम उसकी ज्वेलरी बना लें या उसको स्टोर करके रख लें अपने पास। बट एक चीज़ जो भी ध्यान देने वाली है वो ये है कि वाई सेंट्रल बैंक्स स्टिल बाय गोल्ड। जैसे हमारी भी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, बाय दैट पर्टिकुलर बैंक स्टिल बाइंग गोल्ड, बिकॉज कंट्रीज, मतलब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। कंट्रीज स्टिल ट्रीट गोल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। स्ट्रेटेजिक एसेट क्यों, वो मैं बताना चाहता हूँ। उसके रीजन हैं कि ग्लोबल कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे कुछ पेंडेमिक हो गया, कि ग्लोबल कुछ अनसर्टेनिटी आ गई जिससे हमारे इंपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट अफेक्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे दिस गोल्ड, ठीक है, वो हमारी हेल्प करता है। अगर हमारी कुछ करेंसी है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कि जैसे आप देख रहे हो कि हमारी करेंसी अगर इन टर्म्स ऑफ की वीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक्स जो हैं वो गोल्ड को परचेज कर रहे हैं ताकि हम अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इंडिया इज बिकमिंग मोर स्ट्रैटेजिक अबाउट गोल्ड। गोल्ड को लेके इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो रही है, बिकॉज इंडिया इज स्लोली इंक्रीजिंग इट्स कंट्रोल इन द गोल्ड इकोसिस्टम। बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि गोल्ड के जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं या गोल्ड का जो बेसिकली प्राइस डिसाइड होता है, उसमें इंडियंस का और इंडिया का बेसिकली कुछ कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू हैव अ बिट ऑफ कंट्रोल ऑन द होल गोल्ड इकोसिस्टम, कि मतलब कुछ तो कंट्रोल इंडिया का भी होना चाहिए गोल्ड के इकोसिस्टम पर। जिसके लिए इंडिया क्या क्या चीज कर रही है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो कुछ गोल्ड रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो बाहर हमारे कुछ गोल्ड रिजर्व्स थे, हम उसको वापस अपने देश में लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड रहेगा, ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल्स, ऑन द कंट्री, ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, वो कंट्री उतना ही गोल्ड के प्राइसेस पे कंट्रोल कर पाएगी। बिल्डिंग ऑर्गेनाइज बुलियन एक्सचेंजेस, हम अपना खुद का, मतलब आपने ये सुना भी होगा न्यूज़ में कि द मोदी गवर्नमेंट दे आर बेसिकली ट्राइंग टू हैव आर ओन बुलियन एक्सचेंजेस, कि हम खुद अपना एक एक्सचेंज सिस्टम हो, हम खुद अपना कुछ ट्रेडिंग में हमारा कुछ कंट्रोल हो, हमारे कुछ बेसिकली प्रोग्राम्स हो जिसमें हम गोल्ड को ट्रेड कर पाएं, और या फिर हमारा जो डोमेस्टिक गोल्ड का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको एक्सपेंड कर पाएं। तो अब तक गोल्ड के बारे में आपको एक बड़ी रियलिटी समझ में आ गई होगी, विच इज लाइक गोल्ड इज नो मोर अ ज्वेलरी। Basically, it is connected to countries' financial security. It's the currency confidence that it gives. Then we have global trading. Basically, gold पे होती है. And at the end of the day, it's all about the geopolitical power. ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक इंडिविजुअल की तरह ना सोच के हमें ये देखना चाहिए कि basically how we can help our government, how we can help our country to become more पावर्ड जियोपॉलिटिकली, एंड बेसिकली ग्लोबल ट्रेड हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कि हमने लंदन का एक्सचेंज सुना या न्यूयॉर्क का एक्सचेंज सुना, डोंट यू फील कि हम सुने कभी कि हमारे इंडियन का एक्सचेंज भी एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो रहा है बेसिकली, एंड वी हैव सम कंट्रोल ओवर द ग्लोबल गोल्ड मार्केट्स। तो बेसिकली अगर हम गोल्ड के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन है कि गोल्ड क्या बैड है? वेल नहीं, गोल्ड बुरा नहीं है। गोल्ड ने बेसिकली फॉर सेंचुरीज हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करा है ड्यूरिंग वॉर्स, जब भी वॉर्स होते हैं, ठीक है। गोल्ड इज समथिंग विच पीपल ट्रस्ट एट द टाइम्स ऑफ वॉर्स, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, हमारे कुछ इकोनॉमिक क्रैशेस होते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। दैट टाइम पे बेसिकली
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल्ड इज प्रिजर्विंग योर वेल्थ। कभी भी कुछ भी अनसर्टेन इवेंट्स देश के अंदर होते हैं उस टाइम पे बेसिकली गोल्ड इज प्रिजर्विंग योर वेल्थ। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टॉक्स में मेरा पैसा लग रहा था, ठीक है, या फिर मैंने कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स मैंने लिए थे, अगर वो क्रैश कर गया, कल रियल एस्टेट क्रैश कर जाए, कुछ भी क्रैश कर जाए, ठीक है, उस टाइम पे मेरी वेल्थ जो है वो प्रॉपर इफेक्ट होगी, वो प्रॉपर डायरेक्टली हिट होगी, ठीक है। बट इन द पास्ट सेंचुरीज और आई वुड से इन द पास्ट डिकेड्स हमने क्या देखा है, गोल्ड ने हमें इन सब चीज़ों से बचाया है। तो गोल्ड ऐसा नहीं है बुरा है, बट गोल्ड को हमें समझना चाहिए कि वो किस तरीके का टूल है। जैसे मैंने पहले बताया, गोल्ड इज नॉट फॉर बिल्डिंग वेल्थ, इट्स फॉर प्रिजर्विंग योर वेल्थ। तो हम इंडियंस को ये सारी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो यूजुअली लॉन्ग टर्म में वेल्थ को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बिजनेसेस हुए, इक्विटी, स्टॉक्स, स्किल्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये लॉन्ग टर्म में ये आपकी वेल्थ को क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिफेंसिव नहीं है, ये आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक में कुछ एक पैसा लगा देते हैं एंड यू लीव इट देयर फॉर 10 ईयर्स और सो, ठीक है, तो अगर जैसे नॉर्मल टर्म्स में लोग बोलते हैं कि 12% पर ईयर का रिटर्न आपको मिलता है, तो कैसा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो आपका जो पैसा है वो डबल भी हो जाता है, कई बार वो ट्रिपल भी हो जाता है। जैसे कि स्मॉल कैप्स हैं तो वो आपका पैसा डबल ट्रिपल भी हो जाता है। तो वी हैव सीन पीपल क्रिएटिंग वेल्थ व्हेन दे इन्वेस्ट इन ऑल दीज एसेट्स। और एक कोर इकोनॉमिक इनसाइट में आपको बताता हूँ कि कंट्रीज ग्रो कब होती हैं, ठीक है, कंट्रीज ग्रो कब होती हैं फाइनेंशियली, जब हम फियर बेस्ड वेल्थ स्टोरेज से हम मूव होते हैं प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखें अभी इंडिया के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, तो अभी जितने हम इंडियंस हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अस वी आर बेसिकली लिविंग इन द फियर बेस्ड वेल्थ स्टोरेज। हम इसी मोड पे हैं और हम इसी मोड पे बेसिकली कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डू यू थिंक हमारा इंडिया ग्रो करेगा? द आंसर इज नो। वी हैव टू मूव फ्रॉम द फियर बेस्ड वेल्थ स्टोरेज टुवर्ड्स प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन। और ये कैसे कर सकते हैं? ये सारे एसेट्स मैंने आपको बताए थे, बिजनेसेस, स्टॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वी हैव टू मूव फ्रॉम द फियर बेस्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन। दिस इज बेसिकली द कोर इकोनॉमिक इनसाइट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो लास्ट में एक क्वेश्चन जो हम इंडियंस को, हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि वाई डू पीपल फील इमोशनली सेफर होल्डिंग अ मेटल। मतलब गोल्ड क्या है, एक मेटल है, हम क्यों इतना सेफ फील करते हैं उस मेटल की वजह से, देन बेसिकली बिल्डिंग प्रोडक्टिव वेल्थ, ठीक है। हम एक मेटल को होल्ड करके हम बहुत सेफ फील कर रहे हैं और हम एक्चुअली वेल्थ को क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, हम उन एसेट्स के बारे में सोच ही नहीं रहे। हमारे देश में कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं या कितने बिजनेसेस हैं, बेसिकली कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो ग्लोबल, जिनका इन्फ्लुएंस है, हम क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारे एफर्ट्स उस तरफ लग ही नहीं रहे, ठीक है। और अगर हमें अपनी इंडिया को और हमारे नेशन को बेसिकली एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो वी हैव टू थिंक अबाउट दीज प्रोडक्टिव एसेट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों से बोल रहे हैं कि गोल्ड के लिए अपना ऑब्सेशन कम कीजिए। डिफेंसिव साइड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ से निकल के आपको एक वेल्थ क्रिएशन वाली साइड की तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज उससे हमारी नेशन को, हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। एंड दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।